तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वर्क का। एक नॉर्मल है, एक mg यहाँ दिया, f की वजह से 2.5 है, यहाँ f max दी गई 10 न्यूटन और पूछा है व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय दिस f। तो मेन फॉर्मुलेशन ये है जो आपको पहला वाला बताया कांस्टेंट फोर्स का, वो इसी से डिराइव्ड है। W3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F3 वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो देखो F3 और dr के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट की जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनका क्या कॉन्सेप्ट है। वर्क तो हो रहा है और वर्क हो रहा है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो एनर्जी कहीं एक सोर्स से निकल रही है और काइनेटिक एनर्जी में आ रही है, तभी वर्क होता है ना। वर्क का एक ही सिद्धांत है, वर्क हो रहा है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है एक माध्यम से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब सर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ तो लगना चाहिए जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यस, वही इकलौता फोर्स होगा। इसी हिसाब से क्वेश्चंस में नीट में आपकी टेंशन कैलकुलेशन के भी आते हैं कि टेंशन किसी पॉइंट पे कितनी होगी। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका तरीका मैं बताऊंगा, थोड़ा लंबा है लेकिन मैं तरीका आपको बताऊंगा, आपको निकालना खुद ही। जब ऐड करोगे तो फाइनल आंसर जो टोटल एनर्जी है दैट इज k/2r² माइनस k/2r²। आंसर जीरो है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आंसर जीरो है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो क्या कर रहे हैं हम दोस्तों? हम यहाँ पर क्रैश कोर्स एनसीईआरटी सारांश कंप्लीट कर रहे हैं और आज एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वर्क पावर एंड एनर्जी। ओके, आई सपोज आपने पुराने सारे सेशंस देख लिए हैं जिसमें हमने एक एक करके लॉज ऑफ मोशन, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये सारे ही टॉपिक्स, काइनेमैटिक्स, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। एंड आई सपोज आपने उनको देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट भी मिलेगी और एक बहुत ही अच्छा रिविजन भी मिलेगा। देखो यार, कम टाइम में अभी आप लोगों के पास समय की सबसे ज़्यादा कमी है, तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कम टाइम में ही रिवाइज कर लें, हमें पूरा लेक्चर ना देखना पड़े और फटाफट से रिवीजन हो जाए। इससे बेटर क्या हो सकता है। मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, मेरे टाइम पे तो ये अवेलेबिलिटी नहीं थी, बट आप लोगों के पास है तो प्लीज़ इसको यूज़ करो। 1 घंटा आप आराम से स्पेंड कर सकते हो, जब आपका पढ़ने का ना भी मन कर रहा हो तब भी इस लेक्चर को देख लो, आपको एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और ये सारे चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही बताए जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट्स भी इस हिसाब से चूज़ किए गए हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं नीट में। ओके, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वर्क का। वर्क क्या होता है आप सभी को पता है। वर्क बेसिकली देखो, जब कभी भी वर्क होता है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल इवैल्यूएशन पे तो हम जाएंगे, बट आप एक थ्योरेटिकल सेंस में और बेसिकली लॉजिकली आप वर्क को समझने की कोशिश करो। वर्क इज बेसिकली द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, मतलब मैं कुछ काम करूंगा तो वहां पे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। मेरे अंदर एक मैकेनिकल एनर्जी है ना, केमिकल, मैकेनिकल, जो भी आप बोलना चाहो, है ना एनर्जी, जो कि मैं खाता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी रहती है। एंड जब मैं कुछ वर्क करता हूं तो वही एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर मान लो मैं टेबल को मूव कर रहा हूं तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में हीट जनरेट होगा, साथ ही साथ साउंड जनरेट होगा, तो ये मेरी एनर्जी। अब काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मेरा जो काम है ना वो बेसिकली वो मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो कि बताती है कि कितनी एनर्जी एक्सचेंज होगी, मतलब कितनी मेरी एनर्जी डिसिपेट होके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी। समझ रहे हो? तो वर्क का रेलेवेंस यहां से आता है। अब आओ क्वांटिटेटिव सेंस में समझते हैं वर्क क्या होता है। सो वर्क इज बेसिकली फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, वेक्टोरिकली F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। ये होता है जब फोर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो। अगर नहीं हो तो बस 1-2 स्लाइड बाद ही आपको रियल जो फॉर्मुलेशन है वर्क का वो समझ में आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन F डॉट dr। बट नॉर्मल केसेस में जहां पे फोर्स वेक्टर, बेसिकली F वेक्टर आपका कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वहां पे जो वर्क होता है दैट इज F डॉट S, ठीक है। डॉट प्लग करेंगे FS cos थीटा हो जाता है। इस थीटा के आने से 3 चीजें हो जाती है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ वर्क निकल के आते हैं। पहला तो वर्क आ जाता है आपका पॉजिटिव, दूसरा आ जाता है नेगेटिव और एक आ जाता है जीरो। साथ ही साथ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, थीटा जब 90 है तो वर्क बेसिकली आप देख सकते हो कितना हो जाता है, जीरो। इनके बारे में हम इंडिविजुअल एक स्लाइड में डिस्कशन करेंगे कि जीरो वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव के कौन कौन से केसेस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं
एक सिनेरियो दे देते हैं और पूछते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स और सम अदर थिंग, सो यू शुड बी नोइंग। ओके, सो ये चीज आप समझने की कोशिश करो, थीटा की वजह से, ये थीटा जहां पे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा वहां पे पॉजिटिव, जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी एंगल जब 0 से 90 होता है तब होता है, ठीक है। जब एंगल 90 टू 180 होता है तो ऑब्वियसली कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो वर्क भी मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है। आओ इनके बारे में ही जरा बात कर लेते हैं आगे चल के। सबसे पहले नेगेटिव वर्क डन, कुछ सैंपल केसेस देखते हैं। जैसे कि सपोज फोर्स इधर है बट डिस्प्लेसमेंट तब भी ऑब्जेक्ट का यहां हो रहा है, फोर्स इधर है बट डिस्प्लेसमेंट यहीं हो रहा है। साथ ही साथ मान लो मैं फोर्स इस किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इसको मूव कर रहा हूं ऊपर की तरफ, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो नीचे की थ्रू लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ, एस ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो एंगल 180 है, यहां पे एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गोइंग टू बी नेगेटिव, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बट बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कि ऊपर ले जा रहा है वो पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है, क्योंकि mg तो नीचे की तरफ लग रही है। तो ये सारे केसेस किसके हो गए, नेगेटिव वर्क डन के। आओ आगे बढ़ते हैं और जीरो वर्क डन का केस देखते हैं। तो जीरो वर्क डन में क्या होता है, देखो जब कभी भी एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाए, पहला केस तो ये होता है। दूसरा केस ये होता है कि आपका फोर्स लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स आप लगा रहे हो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और तीसरा केस होता है कि आप डिस्प्लेसमेंट है बट कुछ फोर्स नहीं था, वो डिस्प्लेसमेंट अपने आप ही हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब कि वो चलो मूव कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो किसी की वजह से वर्क डन हो गई नहीं। वो आपने एक वो सिचुएशन मान लो वैक्यूम में है और आपने एक ऑब्जेक्ट को के इनिशियल एक पुश दे दिया और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट कोई फोर्स नहीं है, तो इस सिनेरियो में भी वर्क डन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तीन केसेस आपके बेसिकली होते हैं जहां पे जीरो वर्क डन होता है। सबसे पहला तो ये है, यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू 90 है, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में, और बेसिकली सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, और नहीं भी बात करो तो भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन से आप रिलेट कर सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। रीजन भी क्योंकि जो भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर की तरफ उसके परपेंडिकुलर ही होता है कंजर्वेटिव फोर्स, सो उसके परपेंडिकुलर होता है कंजर्वेटिव फोर्स, तो एंगल 90 डिग्री होता है। और एंगल 90 डिग्री होने की वजह से बेसिकली होता क्या है कि जो वर्क डन होता है इस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो जीरो हो जाता है, ठीक है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, that's the case in circular motion. Okay, that always will be zero. Now if I talk about this scenario over here, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा सा केस दिया इन्होंने, एक नॉर्मल है, एक mg यहाँ दिया, f की वजह से 2.5 है, यहाँ f max दे दिया 10 न्यूटन, और पूछा व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय दिस f, बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय दिस f। तो लोग उसमें पता क्या करने लगे थे, लोग इसमें ये करने लगे थे कि f max से f को माइनस कर दिया, 7.5 आया, इसका कुछ मास था, एक्सेलरेशन पता किया और कुछ टाइम वाइम दिया था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट बता के वैल्यू निकाल दी। अरे कैसे होगा यार, यहाँ पे उन्होंने f max दिया है, ऑल्दो डायरेक्शन गलत दे दिया उन्होंने। f max का मतलब ये है कि लिमिट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की 10 न्यूटन हो सकती है। अब रिक्वायरमेंट हाई की है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन 2.5 ही लग रहा होगा, मतलब फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा, जीरो। ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा ना, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जीरो वर्क डन के। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं। चलो, सो पॉजिटिव वर्क डन क्या है, अब देखो यहाँ पे आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर एक फोर्स लग रहा है F कुछ इस एंगल पे, मूवमेंट टुवर्ड्स राइट है, एंगल देख लो, ये जो एंगल है क्या है, लेस देन 90 है, हाँ जी बिल्कुल, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे वर्क मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर। इस केस में वर्क डन बाय mg, जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, बिल्कुल। ये वाला केस देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी है, इस पे कैपिटल F फोर्स लग रहा है, और ये वाला सरफेस मान लेते हैं हम फ्रिक्शनलेस है, ये वाला सरफेस हम मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस है। अब पूछ रहे हैं कि देखो यार, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच में, ये यहाँ पे तो फ्रिक्शन है, यहाँ पे तो फ्रिक्शन है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा ऑब्जेक्ट ए पे, तो ऑब्जेक्ट ए की डिस्प्लेसमेंट पता करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट ए की डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, जरा एनालिसिस करके देखते हैं। इस कैपिटल F फोर्स पे, इस कैपिटल F फोर्स के लगने से बी पे ए जो है एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, कहाँ, पीछे की तरफ, और बी ए को छोड़ेगा तो है नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा और बोलेगा भाई ए पे भी फोर्स एक लगेगा फ्रिक्शन सेम अमाउंट का, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब आगे की तरफ, ठीक है सर, बिल्कुल। अब
ओवरऑल ये आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि ए पे देखो एक ही एफ फोर्स लग रहा है तो आगे बढ़ेगा, और बी पे ऑब्वियसली कैपिटल एफ स्मॉल एफ से तो ज्यादा ही होगा, समझ रहे हो? तो और ज्यादा नहीं भी हो रहा है, ज्यादा नहीं भी हो रहा, मान लो साथ में मूव कर रहे हैं तो भी ओवरऑल बॉडी आगे की तरफ ही मूव करेगी। ओके, सो अब ये बताओ इस एफ की वैल्यू इन द फ्रंट डायरेक्शन है और ए का डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है। सो ओवरऑल जो वर्क डन होगा ए पे स्मॉल एफ की वजह से कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। लेकिन यही फ्रिक्शन फोर्स बी पे कैसा वर्क डन करेगा, नेगेटिव करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए पॉजिटिव होगा, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बारीकियां समझने की जरूरत है आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस हिसाब से बेसिस क्या है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन बोलने का। ठीक है सर, ओके। अब आते हैं मेन जो फॉर्मुलेशन है उसकी तरफ। सो मेन फॉर्मुलेशन ये है जो आपको पहला वाला बताया कांस्टेंट फोर्स का, वो इसी से डिराइव्ड है, कि dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। अब यार दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओगे तो जो नेट वर्क डन है वो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर आ जाएगा। अगर एफ वेक्टर एंटायरली कांस्टेंट है सीधे बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर जो होता है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, ये चीज याद रखना, इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रेशन डी आर अगर मैं बोलूंगा तो ये होता है बस डिस्टेंस। समझ रहे हो ना? इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर, जैसे मान लो मैं ये रास्ता है मेरा, ये ए से पी तक मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर की बात करूंगा तो ये सारे डी आर वेक्टर मुझे जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी डी आर वेक्टर, यहाँ पे भी डी आर वेक्टर, फिर यहाँ पे भी डी आर वेक्टर, और यहाँ पे भी डी आर वेक्टर। तो बेसिकली होगा कि सारे डी आर वेक्टर्स को जब मैं जोड़ूंगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट आता है ये लाइन, दिस इज द एस वेक्टर। तो इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर ये लाइन आती है, बट डी आर जोड़ दूंगा तो सब लेंथ जुड़ी जाएगी पूरी, तो ओवरऑल डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। सो यहां पे वही बोल रहा हूं, अगर एफ वेक्टर पूरा बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो फाइनली फिर यहीं से मैं बोल सकता हूं कि यस, एफ वेक्टर पूरा आ गया, इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर आ जाएगा। तो जो वर्क डन होता है कांस्टेंट फोर्सेस के लिए, मतलब जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एस, मतलब फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर है। चलो आओ सर, इसके बेसिस पे कुछ सवाल करेंगे तब मजा आएगा। ओके, अब सपोज एक जनरल तरीका होता है फोर्स को रिप्रेजेंट करने का कि भाई थ्री डायमेंशनल स्पेस पे है, और थ्री डायमेंशनल स्पेस में आप यूनिट वेक्टर्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर दो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ओके सर, परफेक्ट। ऐसे ही आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डी एक्स आई कैप प्लस डी एक्स जे कैप, ये आई कैप है, प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप रिप्रेजेंट कर दो। और अब बताओ वर्क डन छोटा सा कितना हो जाएगा? तो सिंपल है यार, डी डब्ल्यू जो हो जाएगा आई कैप वाला आई कैप से, जे कैप वाला जे कैप, के कैप वाला के कैप, यानी कि हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर ग्राफिकली दिया हुआ है फोर्स का रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू आर या पोजीशन एक्स, तो उस सिनेरियो में क्या होता है? उस सिनेरियो में एरिया ऑफ द कर्व होता है विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन एक्सिस, ठीक है, जिसके अलोंग आपने पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो भी आपने मेजर किया है, सो एरिया ऑफ द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्सिस। ये चीज समझना जरूरी है। एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं। कल को यही पोजीशन y के अलोंग हो जाएगी तो गलत आंसर निकाल के आ जाओगे, ठीक है। सो वही चीज हमें नहीं करनी, हमें एरिया अंडर द कर्व समझना है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग पोजीशन प्लॉटेड है। ओके सर, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। स्मूथ ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीटर लाइज इन द वर्टिकल प्लेन। ओके, वर्टिकल प्लेन है कुछ तरीके से, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P1 टू P2 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस F1, F2 एंड F3। ओके सर, परफेक्ट। अब जरा F1, F2, F3 के बारे में जरा मैं डिटेल बता देता हूँ। क्वेश्चन में मैंने वो चीज मेंशन नहीं की है, तो मैं बता देता हूँ क्या है। अब देखो, F1 फोर्स बेसिकली ये वाला रहा, F2 ये वाला रहा, F3 ये वाला रहा। अब F3 का जो डायरेक्शन है, पहले F1 की बात करता हूँ। F1 का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज अलोंग P1 P2, मतलब P1 P2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उसी के अलोंग F1 लग रहा है, हमेशा लगेगा। ऐसी F2 की अगर बात करूं तो इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल,
इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लगता है हर पॉइंट पे। और F3 की बात करूं तो F3 इज ऑलवेज along the direction of dr वेक्टर, मतलब जिस डायरेक्शन में छोटा सा मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में F3 ने अपने आप को कर लिया। ठीक है सर, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया, आपने तीनों के डायरेक्शन बता दिए। अब आओ वर्क बताते हैं तीनों की वजह से। तो पहला वर्क डन बताते हैं बिकॉज ऑफ F1। अब देखो भाई, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है सर सिंपली F डॉट dr वेक्टर। ओके सर, परफेक्ट, ओके ओके। F1 के साथ क्या मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ यार, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं की, मैग्नीट्यूड सेम ही है। ओके, डायरेक्शन सेम है? हाँ बिल्कुल, जब ये यहाँ पे था तो इधर जा रहा था, जब ये इधर पे आया तो भी उसका डायरेक्शन यही था, जब यहाँ पे था तो भी उसका डायरेक्शन यही था, यहाँ पे था तो भी उसका डायरेक्शन, मतलब उसका डायरेक्शन इज ऑलवेज इन दिस फैशन, इस डायरेक्शन की तरफ ही, मतलब डायरेक्शन में सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो क्यों ना मैं एफ वेक्टर को इधर ले आऊं? बिल्कुल ले आओ, एफ वेक्टर को तुम भाई बाहर ले आओ, ठीक है। और डी आर वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? डी आर वेक्टर इज गोइंग टू बी दिस लेंथ ओवर हियर। डी आर वेक्टर जो हो जाएगा वो सारे छोटे 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 डी आर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सर ये होगा, जिन जिनको ये लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर। इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर मतलब ये पता करना है तुम्हें, क्या पता नहीं कर सकते? क्वार्टर सर्कल है 90 डिग्री, 6 6 आ गया आंसर। ओके सर, परफेक्ट, ये डी आर वेक्टर भी मैंने पता कर लिया, इसको एक काम करते हैं एस वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है, ये आ गया मेरा एस वेक्टर। अब एक बात बताओ, एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? अरे सर, एफ वेक्टर भी तो P1 P2 के अलोंग था और एस वेक्टर भी P1 P2 के अलोंग है, यानी एंगल तो जीरो हो जाएगा। मतलब अब मैं इसको लिखूंगा एफ एस कॉस ऑफ जीरो, और अब वैल्यू डालो। सो एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू कितनी है? ये F1 था, F1 था, F1 था। सो F1 इंटू 6√2, ये आगे मेरा वर्क डन। आई सपोज सभी को समझ में आया, क्लियर है? ओके, ठीक है। F2 की बात करते हैं। ये तो सर हमेशा हॉरिजॉन्टल रहने वाला था, ठीक है, तो इसमें भी वर्क डन निकालो, इसमें जरा वर्क डन पता करो। इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा? F2 के साथ भी सेम चीज, इंटीग्रेशन F2 वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्या इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम था? हाँ सर, हमेशा हॉरिजॉन्टल की तरफ था और मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो क्या पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो F2 वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, इंटू डी आर वेक्टर में इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वो एस वेक्टर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा मेरा F2 इंटू एस वेक्टर। अब F2 और S के बीच में कोई एंगल है? F2 और S के बीच में कोई एंगल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। S वेक्टर यहाँ है, F2 वेक्टर ये रहा, F2 वेक्टर ये रहा, और एंगल कितना होगा यार? बच्चा बच्चा जानता है, ये एंगल 45 होगा, ये वाला 45 होगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल 45। यानी ये डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? F2 इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 45। अब वैल्यू रख दो, F2 इंटू 6√2 इंटू 1/√2, तो बेसिकली 6F2 आ रहा है आंसर। 6F2 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। ये रहा मेरा वर्क डन बाय द F2 फोर्स। अब बात करते हैं F3 फोर्स की वजह से सर। सो F3 फोर्स हर समय dr वेक्टर के डायरेक्शन में था, तो अगर मैं F3 निकालना चाहूं, W3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F3 वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो देखो, F3 और dr के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि dr के डायरेक्शन में ही तो लग रहा है, तो dr के एक्शन में लग रहा है, तो यहां F3 को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है और निकाल भी नहीं सकते। दिक्कत बताऊं क्या है? F3 हर सेकंड पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि dr भी तो हर सेकंड पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। dr थ्रू आउट द क्वार्टर सर्कल मूव हुआ है, तो F3 भी उसके अकॉर्डिंग मूव हुआ है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर पूरा F3 वेक्टर नहीं आएगा, मतलब पूरा F3 वेक्टर बाहर नहीं आ सकता। तो आपको यहीं पे कुछ करना है। क्या कर सकते हो? दिया हुआ है F3 का डायरेक्शन हमेशा dr वेक्टर के अलोंग है, तो यहीं पे डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो इंटीग्रेशन F3 dr हो जाएगा। F3 dr हो गया, अब खत्म। अब मैग्नीट्यूड बचा है यहाँ पे, अब बस मैग्नीट्यूड बचा है, देख लो, वेक्टर मैंने डायरेक्शन को अंदर ही खत्म कर दिया, बस मैग्नीट्यूड बचा है। क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था? हाँ, तो अब वो बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो F3 बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन dr। अब अभी जस्ट बताया था पिछली स्लाइड में, इंटीग्रेशन dr वेक्टर और इंटीग्रेशन dr में अंतर होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। इंटीग्रेशन dr वेक्टर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, और dr की बात करूंगा मैं, अगर मैं dr की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? dr में ये पूरा आ जाएगा, ये पूरी लेंथ आएगी। समझ में आ रही है आप लोगों को?
ये जो एंटायर लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ आएगी। अब ये लेंथ कितनी होती है सर? सर टोटल सर्कमफ्रेंस तो होता है 2πr, 2πr को 1/4 कर दोगे तो πr/2। सो फाइनली इंटीग्रेशन dr की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल टर्न आउट टू बी f3 इंटू πr, 2πr/4 यानी πr/2। ये आ गया मेरा वर्क डन। समझ में आया? तो मैंने तीनों ही वर्क डन आपको निकाल के दे दिए हैं एंड आई सपोज ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर स्टेटमेंट इंटेंट देखे गया होगा किस तरीके से हमें वर्क डन के क्वेश्चंस करने। देखो आते हैं क्वेश्चंस यार, वर्क डन जैसे नॉर्मल से टॉपिक के भी क्वेश्चन आते हैं, बस सिचुएशन थोड़ा सा इधर का उधर कर देंगे एंड यू माइट गेट अ पैनिक अटैक, बट टू अवॉइड देम द बेस्ट थिंग इज अंडरस्टैंड देम क्लियरली। जस्ट अंडरस्टैंड देम क्लियरली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सा, किसी के पास भी अगर मास है और वेलोसिटी है तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो होगी। ओके सर बिल्कुल परफेक्ट है, तो हाफ mv² होगी। ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है। हाँ इंपॉर्टेंट चीज, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है ऑब्वियसली, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट है ना यार। मैं एक ट्रेन के साथ सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब एक लड़का जमीन पे खड़ा होकर बोल रहा है इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रेन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, बट मेरी फ्रेम से मैं बोलूंगा ट्रेन तो मेरे साथ रेस्ट में, तो ट्रेन की तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। ओके सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? फ्रेम डिपेंडेंट होती है। ओके सर ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जो कि है कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली देखो वो होते हैं जिनकी वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो बेसिकली एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ओके ये एक बहुत ही मेन डेफिनेशन है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। हम बेसिकली मतलब देखो फोर्सेस को क्या है ना, आधार के बेसिस पे, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर बेस के ऊपर आपने डिवीजन कर रखा है। जैसे कि अगर मैं फोर्सेस के नेचर की बात करूं तो नेचर के हिसाब से 4 में डिवाइड कर रखा है, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसी हिसाब से फोर्सेस के द्वारा वर्क डन पे भी उन्हें 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं कि ऑब्वियसली वर्क के आधार पे किया तो वर्क डन की बात करनी पड़ेगी, तो वो ऐसे फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस की वजह से वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं है, एंड पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेड टू बी कंजर्वेटिव, द नेचर ऑफ द वर्क इज डन बाय इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ द path followed and depends only on the initial and final position, ठीक है। साथ ही साथ अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता तो एक केस ये मान लेते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन सर सेम हो गई, मतलब मैं घूमा फिरा इधर उधर आके वापस वहीं आ गया, ठीक है, तो क्या वर्क डन होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब ये कंजर्वेटिव फोर्स को तुम वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, अब तुमने इनिशियल और फाइनल सेम ही रख ली तो उसको क्या लगेगा, तुम तो हिले ही नहीं अपने घर से, तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। तो ये एक और डेफिनेशन होती है कंजर्वेटिव फोर्स की कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स, देखो नॉर्मली इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करने वाले कौन कौन से हो गए फोर्सेस? एक तो हो गया बॉस हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके बारे में हम कुछ ही दिनों में बात करने वाले हैं। दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल, ठीक है। और इन दो के अलावा देखो यही 2 आएंगे आपके साथ, ठीक है, यही 2 मोस्टली आएंगे। और तीसरा एक और जो आता है वो आता है स्प्रिंग फोर्स। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए, क्योंकि आपका स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है, स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स भी, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे अभी, ग्रेविटेशन और स्प्रिंग फोर्स के बारे में। उससे पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को जानते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो वर्क डन होता है इनका वो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। सो अगर मैं क्लोज लूप की बात करूं तो यहाँ वर्क डन 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप क्लोज लूप जितनी बढ़ाते जाओ वर्क डन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एक नॉर्मल इसको अगर कभी समझना है ना तो समझने की कोशिश करना कि एक घर में, सपोज एक घर है, उस घर में एक कमरा यहाँ पे, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ घर का, एक कमरा यहाँ है, ये ड्राइंग रूम है, ये वॉशरूम है और 3 कमरे हैं, एक ये और एक ये, और ये ड्राइंग रूम है। अब ड्राइंग रूम में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, बड़ा मतलब अच्छा खासा हैवी, और तुम्हें मान लो इस रूम में लेके जाना है, 1 रूम है, 2nd है और 3rd है, और ये बाथरूम है और ये लिविंग रूम है, ठीक है, ड्राइंग रूम तुम्हारा। अब तुम्हें इस बॉक्स को 3rd रूम में ले जाना है, तो तुम क्या यहाँ से यहाँ लाओगे या सबसे पहले 1st में जाओगे, इंटरकनेक्टिंग रूम से 2 में आओगे, फिर 3 से इधर आओगे? ऑब्वियसली तुम डायरेक्ट 3 पे आओगे, डायरेक्ट 3 पे आओगे, और किसी ने बोल दिया तुम ऐसा कर लो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है,
तो यू विल नेवर डू दैट। रीजन बीइंग, क्योंकि जब आप पुश कर रहे होगे यू विल फील दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट विच यू आर रिक्वायरिंग, एंड दैट इज रिक्वायर्ड टू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब जितना ज्यादा लंबा रास्ता तुम पकड़ोगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। सो फिस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस फोर्स हो गया, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में आते हैं, जहां पे जितनी लंबाई बढ़ा दी तुमने रास्ते की उतना ज्यादा वर्क डन हो जाता है, ठीक है। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और बात करते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है उसको हम एक तरीके वाली एनर्जी में भी हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट भी क्यों आई देखो यार। रिक्वायरमेंट बेसिकली यूं आई क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को तो बोल दिया यार, देखो ये एनर्जी तो भाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन है, दिखती है वेलोसिटी, ठीक है ओके। अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे आया तो मैंने देखा यार चीज़ें यहाँ टेबल पे थी और टेबल से गिर के नीचे की तरफ आ रही थी और उनके पास एक वेलोसिटी आ जा रही थी, और मैंने अभी जस्ट काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था और उससे पहले ये तो पढ़ ही चुका था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जब इधर से इधर आ रही है तो वर्क तो हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वर्क तो हो रहा है, और वर्क हो रहा है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो एनर्जी कहीं एक सोर्स से निकल रही है और काइनेटिक एनर्जी में आ रही है, तभी वर्क होता है ना। वर्क का एक ही सिद्धांत है, वर्क हो रहा है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है एक माध्यम से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सो यहाँ पे नीचे आई, वर्क डन हुआ mg फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया मैंने, वर्क डन हुआ, वर्क डन होने से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एक्सचेंज हुआ। और वो एनर्जी एक्सचेंज हुआ कहां से, सोर्स क्या था, वो सोर्स था पोटेंशियल एनर्जी, और वो स्टोर्ड कहां रहती है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में होती है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस में, अगर स्प्रिंग फोर्स पढ़ोगे तो स्प्रिंग के अंदर, दिखती नहीं है वो एनर्जी, ठीक है, बट वो होती है। सो वही पोटेंशियल एनर्जी हम समझने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ग्रेविटेशनल के केस में और स्प्रिंग फोर्स के केस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक 12वीं के जो सेशन करेंगे 12th में उसमें हम समझ लेंगे, ओके। तो आई सपोज एक इतना अच्छा इंसाइट आपको समझ में आ गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई और कहां से इसका मेन रीजन था आने का, और अब इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे यार स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स आप सभी को पता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है एफ वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वेक्टर होता है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वेक्टर, राइट। डायरेक्शन एफ वेक्टर का जस्ट ऑपोजिट होता है जो भी डिस्प्लेसमेंट का, मतलब मेन मुद्दे की बात यह है कि यार बॉस तुम एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है, ब्लॉक को आगे ले जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा, ब्लॉक को अंदर घुसाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ओके सर परफेक्ट। अब इसी वर्क डन से हमने क्या किया, वही हमने एक बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका होता है यार, ठीक है, कि आप इस ब्लॉक को धीरे धीरे लेके जाओ, ठीक है। आपने जैसे मान लो इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको धीरे धीरे लेके जाओ, जिससे कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क में एडजस्ट हो जाए, और फिर उसके हेल्प से इंटीग्रेशन के थ्रू आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालो, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा वही चेंज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बेसिकली हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब ऑल इन ऑल फाइनली समराइज कर देता हूँ कि एक स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में जब रहती है, मतलब x इक्वल्स टू 0 ये उसका नेचुरल स्टेट होता है, तब उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं रहती है, ठीक है। अब तुम यहां से उसको दबा दो या फिर यहां से उसको एक्सटेंड कर दो, दोनों ही सिनेरियो में अगर तुमने x उसको कंप्रेस कर दिया या x एक्सटेंड कर दिया, एलोंगेट कर दिया, दोनों ही सिनेरियो में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग के अंदर वो कितनी हो जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स 0 माना है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी आप हमेशा डेल्टा चेंज में ही पता करते हो, तो यहाँ 0 मानो तभी आया। कल को मान लो यार 0 नहीं आया, हालांकि नीट में से क्वेश्चन आएगा नहीं, जेई में आ सकता है कि मान लो यहाँ सोर्स को 0 नहीं माना, कहीं और को मान लिया, और ग्रेविटेशन में तो आता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी आता है कि आपने इन्फिनिटी पे 0 माना, मान लो इन्फिनिटी पे 0 ना हो गया, कहीं और 0 हो गया, तो वापस आपको रूट्स में जाना है। डेल्टा यू की वैल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल होती है, तो डेल्टा यू मतलब यू एट द नेचुरल स्टेट माइनस यू एट सम अदर लोकेशन एट एनी जनरल डिस्टेंस x, और उसके बाद भाई नेचुरल स्टेट पे मतलब x इक्वल्स टू 0 पे आप 0 ना लेके जो वैल्यू है डाल देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। बस एडिशन रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का गेम। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फंडा डराइव्ड ऑब्वियसली यूजिंग दिस माइनस जी m1 m2 अपॉन r, बट इतना ज़्यादा हमें बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मोस्टली जो केसेस करते हैं वो नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ करते हैं। अब नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हेल्प करने के लिए आ जाती है कि बॉस मुझे यूज़ कर लो हर जगह।
बिंदास मेरे को यूज़ कर लो हर जगह, और बाकी तुम ये GM1 M2 बाय आर के भरोसे मत जियो, ठीक है, सिंपल। हालांकि बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाओगे तो आपको ये ओरिजिनल जो फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वही यूज़ करना पड़ेगा। बट जब तक आप नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो तब तक बिंदास आप जी यूज़ करो, स्मॉल जी, और वहाँ से आप बता सकते हो। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करने के लिए सबसे एक जो की एस्पेक्ट होता है वो होता है हमेशा एक रेफरेंस लाइन लेने का, एक रेफरेंस लाइन लेने का, जो कि मोस्टली केसेस में हम ग्राउंड लेते हैं, लेकिन आप कहीं भी ले सकते हो, टॉप बिल्डिंग के टॉप पे भी ले सकते हो और ज़मीन पे ले सकते हो, जहाँ लेना चाहते हो। बट जो मेन रूल है वो यही है कि आप नीचे जाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये जीरो माना तो ऊपर जाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगी, ठीक है, अगर h हाइट ऊपर जाते हो, और h नीचे जाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -mgh आएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ओके, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वर्क एनर्जी पावर का सबसे की एलिमेंट है, ठीक है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल सा स्टेटमेंट है और इसको अच्छे समराइज कर देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम बस एक चीज़ बोलता है, वर्क डन जितने भी फोर्सेज है ना आपके, सबकी वजह से क्या होता है, डेल्टा के बराबर होता है। अब भाई कितने सारे फोर्सेज हैं, तो अभी तो पढ़े दो टाइप की तो फोर्सेज है, वर्क डन के बेसिस पे बांटना है, दो टाइप के, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, तो इनको बांट दो टाइप में। देखो ये थोड़ा एक्सटेंडेड किताबी वर्जन लिखा है, हम इसके वाला है दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज क्या हो सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। और कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट्स फोर्स लगाते हैं और तुम कंफ्यूज रहते हो कि भाई कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे एक और मैं सेक्शन ले लेता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स तो देखो हमेशा जीरो होता है, उसका तो कोई एस्पेक्ट रहेगी नहीं, क्योंकि वो भी हो सकता है कि आपको पता ना हो कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों कैटेगरी में आ सकता है, आपको क्लियर नहीं है तो आप इसको एज इट इज एक अलग तरीके से लिख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। और जो नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स पता है वो यहाँ डालेंगे, बाकी कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल स्प्रिंग्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ डालेंगे, और ये सब जो है डेल्टा के बराबर होगा, ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। अब इसके जस्ट बाद वाली जो स्लाइड है वो बेसिकली ये बोलती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ई, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा स्लाइड पीछे जाते, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये क्या था, स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डेल्टा यू के बराबर, मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू। सेम चीज इधर भी है, सेम चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी है, स्प्रिंग नहीं ग्रेविटी आएगा कि वर्क डन बाय mg फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहां से हम बेसिकली एक चीज ये समझ सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं ना, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जो वर्क डन है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है तो इसको उधर ले जाऊंगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा यू लिखूंगा, सो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। लो बॉस, आ गया आपका बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को यूज़ करना है। अगर स्प्रिंग और पोटेंशियल दोनों यूज़ हो रहे हैं, ग्रेविटेशन और स्प्रिंग दोनों की पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हो रही है, तो इसको दो भाग में बांट देंगे, एक डेल्टा यू स्प्रिंग का लिखेंगे, एक डेल्टा यू ग्रेविटी का लिखेंगे, ठीक है, बाकी सब एज इट इज है, ओके। चलो सर आओ क्वेश्चन करते हैं, ओके। अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ अ रफ कर्व्ड ट्रैक एज शोन इन फिगर। It comes to rest at some point on the horizontal part, ठीक है। If its mass is 200 ग्राम, बड़ा हल्का है, calculate the negative of work done by friction in joules, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है तो हमें म्यू पता होना चाहिए, न्यू तो दिया नहीं है, ओके ना, मास दिया है तो mg पता चल जाएगा, नॉर्मल पता चल जाएगा, बट न्यू के बिना कैसे पता करूंगा, तो हमें यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिकली देखो क्या करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ से आपने लीव किया, वो यहाँ से छूटा और कुछ समय बाद आके यहाँ पे वापस रुक गया, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 0, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। अब लगाते हैं तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, ऐसा कोई फोर्स नहीं जो हमें पता नहीं हो, ठीक है। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ फ्रिक्शन फोर्स है और वही निकालना है, ओके। डेल्टा यू का कोई से, हाँ बिल्कुल यार, हाइट चेंज हो रही है मतलब ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। डेल्टा के है क्या, हाँ यार, लेकिन इनिशियल भी 0 थी वेलोसिटी, फाइनल भी 0 है, तो डेल्टा के 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस mgh कैसा हो जाएगा, mgh जैसा मैंने बोला एक बेस मान लो, तो मान लो यहाँ पे तुमने u इक्वल्स टू 0 माना, तो इसकी पोटेंशियल जो हो जाएगी इनिशियल की
वो mg इंटू 2 हो जाएगी और फाइनल वाले की 0 हो जाएगी, ठीक है। सो 0 माइनस mg2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। मास की वैल्यू दी है 200 ग्राम, बिल्कुल दी है, तो बस ले लो यार, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना आ रहा है, 200 बाय 1000 इंटू 10 इंटू 2 0 0 0 0 0 0 कितना आ गया 4 माइनस ऑफ 4 जूल, नेगेटिव तो आएगा ही, ठीक है। सो माइनस ऑफ 4 जूल मेरा आंसर है, समझ में आ गया फटाफट, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं है। हम एंड ऑफ द, देखो यार जो लोग बीच में छोड़ दे रहे हैं ना, पूरे चैप्टर के एंड में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो प्लीज़ भगवान के लिए बीच में लेक्चर मत छोड़ना, पूरा देखना, और लास्ट में वो तो मेन चीज़ है ना, उससे तो पता चलेगा हमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी प्लीज़ देख लेना आप, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर देखो दो ही टाइप के फोर्सेज होते हैं, है ना, एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो डेल्टा के वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव के बराबर है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को उधर उचका के ले आया मैं, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। एक्सटर्नल तो मैंने अपनी सहूलियत के लगाया था, जहाँ पे मुझे पता ना हो कि वो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, तो उसको भी हटा दो, उसको हटा दो, वो तो बस मैंने अपने ईजीनेस के लिए लगाया था। अल्टीमेटली जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब समझो को कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, और है भी तो इसकी वजह से वर्क डन जीरो है ही नहीं, पहली बात तो, और अगर है भी तो उसकी वजह से वर्क डन जीरो है, और अगर ऐसा केस हो जाता है तो यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो के बराबर हो जाता है, और वही केस होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, समझ में आया। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू अगर जीरो है तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। भाई मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज कंजर्व है, इसका चेंज जीरो के बराबर है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी वही चीज फाइनल पॉइंट पे भी होगी, और अल्टीमेटली ये रही आपकी इक्वेशन, ठीक है। सिंपल, बड़ा इजी है, ओके ठीक है सर। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है, और यहाँ से एक इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आओ समझते हैं क्या है ये पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इसका कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है। तो देखो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव साइन डेल्टा यू के बराबर होता है, ठीक है, ओके सर। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये हो जाएगा जो भी वर्क डन है एफ सी, मतलब जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है एफ सी डॉट डी आर वेक्टर, मतलब एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा यू, ठीक है, ओके सर परफेक्ट। तो देखो डेल्टा यू जो है वो इस तरीके से रिलेट हो गया, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो डी यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ एफ सी डॉट डी आर। कुछ समझ में आ रहा है बाबू, देखो समझने की कोशिश करो, डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी डॉट डी आर, ओके। अब यहां से ये भी समझेंगे कि चलो अगर मुझे u निकालना है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं इंटीग्रेट करके निकाल लूंगा। कल को मान लो मुझे कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, तब कैसे करूंगा, तब ग्रेड ऑपरेटर काम आएगा, क्या होता है ग्रेड ऑपरेटर, ग्रेड ऑपरेटर ये बोलता है कि जो मेरा फोर्स वेक्टर है वो माइनस ऑफ ग्रेड यू के बराबर है। अब ग्रेड क्या होता है, ग्रेड बेसिकली ये होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, पूरा हो गया यू के साथ, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। अभी होता क्या है सर, डेल 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 ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, मतलब कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, और क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके बताता हूँ कितना ईजी है ये। क्वेश्चन है इसका, चलो इसका क्वेश्चन नहीं है। तो देखो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे सपोज तुम्हें एक ये दे दी u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये दे दी मान लो तुम्हें u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं जरा फोर्स की वैल्यू पता करो, ठीक है, फोर्स की वैल्यू पता करो। तो क्या करना है, F विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल u बाई डेल एक्स आई कैप। तो डेल u बाई डेल एक्स जो हो जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स जो हो जाएगा कि इस पूरे को डिफरेंशिएट करो कंसिडरिंग y एंड z एज कॉन्स्टेंट्स, कंसिडरिंग y एंड z एज कॉन्स्टेंट्स। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y और z तो कॉन्स्टेंट है सर, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, ओके ओके, बड़ा इजी है। डेल u बाई डेल y कितना हो जाएगा, डेल u बाई डेल वाई, तो डेल u बाई डेल वाई करना है तो पूरे को डिफरेंशिएट करो कंसिडरिंग x एंड z एज कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट कंसिडर करो और y को डिफरेंशिएट कर दो, तो हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। और ऐसे ही डेल u बाई डेल z कितना हो जाएगा, आपको z को कांस्टेंट मानना और x और y को कांस्टेंट मानना और z को डिफरेंशिएट कर देना, तो 2 टाइम्स एक्स वाई जेड, बस वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप
प्लस 2xyz k कैप, ये आ गया आपका फोर्स, ये आ गया आपका फोर्स। देख रहे हो कितना सिंपल है, बड़ा सिंपल सा है। ओके, सो आई सपोज आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या बोला है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स सच दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय u इज इक्वल टू माइनस ऑफ k/2r²। ओके, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब सर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ तो लगना चाहिए जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यस, वही इकलौता फोर्स होगा। और अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो शायद उसी फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल। तो अब मुझे पता करना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी सर, सर्कल में मूव कर रहे हैं, इसके कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी तो होगी। यस, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल होगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी दी है, मतलब टोटल एनर्जी तो मेरी शायद काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो मुझे अल्टीमेटली क्या पता करना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी पता करना है, यू ऑलरेडी गिवन है। मुझे काइनेटिक एनर्जी पता करना है और यू मेरे को ऑलरेडी गिवन है। कैसे पता करूंगा, कैसे पता करूंगा सर, यू से क्यों ना मैं कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लूँ, और वो कंजर्वेटिव फोर्स ही मेरा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो उससे हाफ mv² निकाल लूंगा। और अगर आपने से सोचा तो बिल्कुल सही सोचा। आओ, यू की वैल्यू गिवन है, यू बस जब आर के फॉर्म में दिया हो ना, मतलब XYZ कोई नहीं हो, XYZ हो तभी वो डेल ऑपरेटर यूज करते हो। अगर नहीं है तो सिंपली हमारा क्या फंडा हो जाता है कि FC की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ du/dr। ठीक है, माइनस ऑफ du/dr कर दो इसको। माइनस ऑफ du/dr करूंगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। k/2, r की पावर -2 है तो -2 नीचे उतरेगा और -3, सो -2/r³। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। सो फाइनली आई एम गेटिंग द आंसर एज -k/r³। ओके सर, परफेक्ट। ठीक है सर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरी फोर्स की वैल्यू। ओके, अब फोर्स एज अ नेगेटिव नहीं, मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है। देखो डायरेक्शन के हिसाब से वो नेगेटिव पॉजिटिव आया, मुझे क्या पता करना है कि जो FC, ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो मेरा mv²/r के बराबर होगा। ठीक है, mv²/r मतलब वही जो r यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, सो यहां से इसको रिप्लेस करते हैं। k/r³ विल बी इक्वल टू mv²/r। एक r से एक r कैंसिल है, 2 बच जाएगा। और यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली यहाँ नहीं, इधर पे डिवीजन में 2 मल्टीप्लाई करो और इधर पे 1/2 मल्टीप्लाई करो। सो हाफ mv², ये क्या हो गया, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी, और ये कितना हो गया, k/2r² के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी होगी, k/2r²। ओके, काइनेटिक एनर्जी तो देखो पॉजिटिव ही होगी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ रही है, प्लस में k/2r²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, नेगेटिव में k/2r²। सो दोनों को ऐड कर दो, फाइनल आंसर कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर जो टोटल एनर्जी है दैट इज k/2r² माइनस k/2r²। आंसर 0 है क्या, हाँ जी बिल्कुल आंसर 0 है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना था। तो फाइनल टोटल एनर्जी इस बेचारे पार्टिकल की 0 है। ओके सर, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ट्रांसलेशनल इसलिए क्योंकि रोटेशन इसके बाद जब चालू होगा तो रोटेशनल का कॉन्सेप्ट आएगा और तब जाके फाइनली इक्विलिब्रियम समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज बेसिकली कि जो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स, ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर है। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगा दैट इज इक्वल टू 0। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि तुम पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेवेंस देख रहे हो तो नेट फोर्स कौन सा हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब नेट कंजर्वेटिव फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाता है, अगर नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाता है सो अल्टीमेटली क्या गेम समझ में आता है कि u है और एक ux कर्व में f कौन बताता है, एक ux कर्व में f जो होता है दैट इज माइनस ऑफ del u by del x, माइनस ऑफ del u by del x। इससे पता चलता है del u by del r। ओके, du by dr से पता चलता है। ओके, अब r जो है आपका x के अलोंग प्लॉटेड है और ये जो f है आपका du by dr से पता चलता है। अब du by dr क्या है, du by dr तो यार स्लोप है मेरा, du by dr तो मेरा स्लोप है। मतलब जिस जिस पॉइंट पे स्लोप होगा वहां पे मेरा जो फोर्स है वो 0 के बराबर हो जाएगा और जहां जहां पे स्लोप 0 के बराबर होगा
वहाँ पे केस क्या हो जाएगा, वहाँ पे बेसिकली मेरा इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कहाँ पे स्लोप जीरो है सर? एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब टोटल इन 5 जगहों पे मेरा स्लोप जीरो है। अगर 5 जगहों पे स्लोप जीरो है मतलब 5 जगहों पे जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है? 5 जगहों पे नेट फोर्स जीरो के बराबर है। ओके सर, सो 5 जगहों पे जो नेट फोर्स है वो बेसिकली जीरो के बराबर है। ओके, और इन पांचों चीजों, इन पांचों लोकेशंस में कुछ डिफरेंस आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो क्या? अगर नहीं कर पा रहे तो मैं बताता हूं। देखो, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे बेसिकली आप देख सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम वैल्यू पे है, मतलब बहुत ज्यादा है। और इन दो पोजीशंस पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे लीस्ट है, कम है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है, देखो मेन ऑब्वियसली यार, देखो इट्स लॉ ऑफ द नेचर कि एवरी ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो लिविंग है नॉन लिविंग है, दे वांट टू अटेन देयर लिमिटेड द मिनिमम पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जितनी कम एनर्जी स्टेट में रहेंगे उतने ज्यादा वो सुखी हैं, उतने ज्यादा स्टेबल है। देख सकते हो यहाँ से मैं इसको मूव करूंगा तो वापस इधर ही आना है, लेकिन यहाँ से मूव किया तो नीचे आना है। और इसी बेसिस पे बेसिकली हमारे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली वो होता है जहाँ पे आपका नेट फोर्स तो जीरो होता है, बट साथ ही साथ आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी थी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन? ये दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली वो हो जाता है जहां पे f तो जीरो आता है लेकिन साथ ही साथ जो सेकंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव होता है। तो कौन सी थी? ये दीज ऑल आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसके बाद एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है, और वो कैसे समझते हैं? सपोज इसके बाद ग्राफ ऐसा जा रहा था, इसके बाद ग्राफ ऐसा जा रहा था, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस यहां से यहां तक चालू होता है। जबकि आप किसी भी पॉइंट पे रख दो, किसी भी पॉइंट पे रख दो, वो नाइदर स्टेबल है नॉट अनस्टेबल है, मतलब वो उसी पॉइंट पे रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने इधर मूव कर दिया तो वापस उधर आएगा, नहीं, आपने इधर मूव कर दिया और ऐसा भी नहीं कि और आगे बढ़ेगा, जहां रखोगे वहीं है। तो उस केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है। और इसका जो की फीचर है वो ये है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर जीरो होता है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, सो आई थिंक ये पूरा एनालिसिस आप सभी को क्लियर है एंड आप समझ चुके हैं इस चीज को। ठीक है सर, सो ये रहे मेरे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आओ फटाफट जरा इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इसका नेचर पता करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है u इज इक्वल टू ax² माइनस bx। तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगी? इसको डिफरेंशिएट करो, du/dx करते कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2a इंटू एक्स माइनस बी। जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x विल बी इक्वल टू b अपॉन 2a। b अपॉन 2a मेरी किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। ओके सर, परफेक्ट। अगर x की वैल्यू ये रही तो ये मेरा क्या है? ये मेरा नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल गया। अब उसके लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ, d²u/dx²। सो d²u/dx² कर रहा हूँ तो कितना आंसर आ रहा है? 2a। ये क्या है? ये तो सर ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है मतलब क्या हो जाएगा? ये तो सर मिनिमा की पोजीशन है। ग्रेटर देन जीरो मतलब किसकी पोजीशन है? ग्रेटर देन जीरो, ये देखो, ग्रेटर देन जीरो होती है आपकी ये वाली पोजीशन। समझ में आ रहा है ना? सो ग्रेटर देन जीरो, जहां जहां पे आपका d²u/dx² पॉजिटिव आएगा वहां पे आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगी, और जहां जहां पे नेगेटिव आएगा वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस क्रिएट होगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? दिस इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मिनिमा एंड दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पावर की फटाफट। सो पावर क्या है यार? एवरेज पावर इज, एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज पावर इज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, दैट इज डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। ओके, लेकिन मैं इंस्टेंटेनियस अगर पावर की बात करूं, सो इंस्टेंटेनियस इज dW/dt। ठीक है, dW/dt इज द इंस्टेंटेनियस पावर, और एवरेज डेल्टा W/डेल्टा T। यूनिट आपके बारे में आप सबको पता है, वोल्टेज में आती है। अब यहां से एक और रिलेशन आप बता सकते हो, dW को F.dr करोगे, dr/dt v हो जाता है। सो पावर इज ऑल्सो गिवन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। ओके, सो ये हो गया आपका क्या? इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन। ठीक है सर, परफेक्ट। अगर मैं ग्राफिकली पूछना चाहूं तो अगर मान लो मेरे पास वर्क और टाइम का ग्राफ बना हुआ है, तो वर्क और टाइम का ग्राफ बना हुआ है, सॉरी वर्क नहीं, पावर और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। वर्क और टाइम के ग्राफ में तो स्लोप बताएगा पावर मेरे को। अगर मेरे पास पावर और उसका बना हुआ है, इफ आई हैव अ कर्व ऑफ पावर वर्सेस टाइम, सो द नेट एरिया द ग्राफ इज मेकिंग with respect to time axis gives me the value of work done।
ठीक है, पीडीटी में पावर वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व रेसिप्रोकेट्स द वर्क डन। ओके, सो ये सब सिंपल से फैक्ट्स है यार जो कि आपको पता होना चाहिए। आओ फटाफट अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। ठीक है, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेसिकली होता क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दे रहे हो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी दे रहे हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, जो भी करेगा। तो आओ उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी देनी चाहिए, यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी शुड बी द वेलोसिटी ओवर हियर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द मिनिमम, बट द वेलोसिटी ओवर हियर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 gr। ठीक है, इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। और हर एक क्वार्टर सर्कल में फॉर एवरी क्वार्टर सर्कल a decrement of √2 gr occurs, okay, in velocity √2 gr कम होती है, मतलब यहाँ पे मान लो √6 gr, तो यहाँ √4 और यहाँ √2 हो जाएगी, यहाँ √5 तो यहाँ √3 और √gr। मतलब बेसिक कंडीशन ये है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहीं से लिमिट क्रिएट होती है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे एकदम, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट थी, ठीक है, दिस वाज द बॉटम मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं सो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √gr। ठीक है, क्योंकि √gr पे क्या हो जाता है, तो टेंशन की वैल्यू वो जीरो हो जाती है, और टेंशन जीरो, टेंशन जहां जीरो वही लिमिटिंग कंडीशन। इस पॉइंट से नीचे अगर टेंशन जीरो कहीं पे भी होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। इसी हिसाब से क्वेश्चंस में नीट में आपकी टेंशन कैलकुलेशन के भी आते हैं कि टेंशन किसी पॉइंट पे कितनी होगी। तो कोई सा भी पॉइंट उठा लो आप, सपोज आपने यहाँ पे वेलोसिटी दी थी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच चुका है और अब इसकी वेलोसिटी v है, अब इसकी वेलोसिटी कुछ v है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर की तरफ तो लग रहा होगा बॉस देखो टेंशन फोर्स, और यहाँ लग रहा होगा mg फोर्स। ठीक है, ठीक है सर, परफेक्ट। अब हमें करना क्या है, गेम देखना है अलोंग द रेडियस, मतलब सेंटर की तरफ इस फोर्स को डिड्यूस करना है। तो देखो t इधर लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, क्योंकि अगर स्ट्रिंग मेरी थीटा होगी तो ये थीटा, तो mg cos थीटा। सो बेसिकली क्योंकि ये सर्कल में मूव हो रहा है और आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन नाम ही उसमें सर्कल है, सर्कल में तो मूव कराने है, सर्कल में मूव कराना है, तो बस एक ही कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगना ही चाहिए, एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगना ही चाहिए। और वो कौन सा फोर्स होगा सर, टेंशन होगा, और टेंशन को साथ ही साथ mg cos थीटा को बैलेंस करना है, मतलब t माइनस mg cos थीटा बेसिकली नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इस चीज को और ऊपर ले आऊं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप थीटा को यहाँ पे ग्रेटर देन 90 कर देना और बेसिकली आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये फॉर्मुलेशन तो वैलिड ही रहेगा। हालांकि आप सेकंड क्वाड्रेंट का भी देख सकते हो, यहाँ पे रिलेशन मान लो यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे देखो ये रहा mg। ठीक है, सपोज अब वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा। सो यहाँ पे कॉम्पोनेंट कितना आएगा mg cos ऑफ थीटा, और ये टेंशन अलग। सो t प्लस mg cos ऑफ थीटा क्या प्रोवाइड करेंगे, mv²/r प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे t प्लस mg cos थीटा mv²/r, और इस तरीके से आपका टेंशन आप निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे। ओके सर, ठीक है, ये देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका तरीका मैं बताऊंगा, थोड़ा लंबा है लेकिन मैं तरीका आपको बताऊंगा, आपको निकालना खुद ही। A particle revolves in a vertical circular motion attached to a light string of fixed length L. The ratio of maximum to minimum tension is given as 5:1. Find minimum speed in the motion. ठीक है, अब बताओ मैक्सिमम टू मिनिमम टेंशन कहाँ कहाँ होता है, तो आओ बताते हैं भाई। मैक्सिमम टू मिनिमम टेंशन, तो देखो मैक्सिमम टेंशन यहाँ होती है, कहाँ पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और मिनिमम टेंशन होती है यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो पूरा का पूरा mg उसे बैलेंस करना रहता है, और साथ ही साथ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करना रहता है। तो मैक्सिमम टेंशन तो यही होती है, और यहाँ पे मिनिमम क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसके सर का बोझ mg ले लेता है, तो यहाँ पे जो टेंशन होती है वो मिनिमम हो जाती है। सो बेसिकली मैक्सिमम टू मिनिमम दे दिया 5:1, तो उस हिसाब से आपको पहले तो ये पता करना है मिनिमम स्पीड ऑफ द मोशन। अब मिनिमम स्पीड कहाँ पे आएगी, मिनिमम स्पीड भी भैया यहीं पे आएगी, यहीं पे आपकी मिनिमम स्पीड आएगी और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम स्पीड आएगी। ठीक है, इनका रेशो है, आप निकाल के देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा
और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन लगेगा, उससे आप निकाल लोगे। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर है। ये रहे आपके पास ऑप्शन ABCD। कोई भी डाउट हो आप बताना, आई विल गिव यू द रिप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इस केस की बात करते, देखो जब जब वेलोसिटी इसकी √2 GR से 0 के बीच में रहेगी, √2 GR से 0 के बीच में रहेगी, तब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। √2 GR पे मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकता है और 0 पे तो यहीं रहेगा, और इसके बीच वाली वेलोसिटी में यही मंडराता रहेगा, एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा। वो √2 GR से √5 GR के बीच में, √2 GR से √5 GR के बीच में यहां से यहां रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर इसके बीच में रहती है तो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और उसके बाद एक प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत वो लीव कर देगा मोशन को, बट टॉप पे कब पहुंचेगा? जब √5 GR रहेगी। ठीक है, सो इसमें जो मोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऑसिलेटरी मोशन रहेगा। ठीक है, इसकी बात करूं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में मोशन जाएगा, बट क्या ये ऑसिलेटरी होगा? नहीं। एक पॉइंट के बाद जहां पे भी द वर्टिकल द ऑब्जेक्ट विल लीव द सर्कल फॉलोइंग अ प्रोजेक्टाइल पाथ। ओके, सो आई सपोज ये पूरी चीजें क्लियर है। ठीक है सर, रॉड का बता दो सर, रॉड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रॉड का केस क्या होता है? रॉड में देखो कि यहाँ पे एक रॉड में एक बहुत अच्छी चीज ये हो जाती है कि यहाँ पे टेंशन इक्वल टू 0 का केस नहीं बनता। ठीक है, मतलब पिछले केस में स्ट्रिंग में टेंशन 0 तब हो रही थी, तब ब्रेक हो रहा था, बट यहाँ पे टेंशन 0 के केस में नहीं है, वेलोसिटी 0 का केस हो जाता है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है दैट शुड ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन √4 GR। पिछले केस में 5 GR थी, यहाँ पे 4 GR। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? यहाँ द वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2 GR, और यहाँ पे वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो जाती है। पिछले केस में v इक्वल टू 0 नहीं, √GR थी, यहाँ पे t इक्वल टू 0 कंडीशन थी, बट इस केस में ये सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो ये किसका केस है? एक रिजिड रॉड का। याद रखना, रिजिड रॉड है और पिछले केस में स्ट्रिंग थी, यही डिफरेंस है। ऐसी सिमिलरली एक बॉल का केस भी आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, कि एक बॉल है और बॉल को एक वेलोसिटी दे दी और वो ऐसे प्योर रोल करते मूव कर रही है। तो ये वाला केस इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। यहाँ पे वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5 GR होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √GR होती है। √GR पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो नॉर्मल फोर्स रहता है वो ये कंडीशन होती है, दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन। ओके, ये इस केस में ये एक लिमिटिंग कंडीशन होती है। ओके, सो आई थिंक तीनों ही टाइप ऑफ स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको समझ में आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। तो तरीका यही है, मैं बताऊंगा, सॉल्व आप करोगे और आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है सर। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके। सपोज एक s हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट को लीव कर दिया, एक s हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट को लीव कर दिया। ओके, अब एट अ सर्टेन हाइट क्या हुआ, इट्स काइनेटिक एनर्जी जो होगी 3 टाइम्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgs। ठीक है, एक किसी हाइट पे एट अ सर्टेन हाइट, तो सपोज यहाँ पे है वो अभी ऑब्जेक्ट और ये है वो हाइट h। तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ P1 थी, यहाँ P2 मान लेते हैं, K1 K2। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कितनी है, 3 टाइम्स mgh। सो ये पता करना है द हाइट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। अरे सिंपल है यार, जो ये केस है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। सो mgh किसके बराबर, 3 mgh प्लस mgh के बराबर, तो h की वैल्यू आ जाएगी s/4 के बराबर। लो s/4 आ गया, कितने ऑप्शंस में, 3 ऑप्शंस में। और अगर s/4 आ गई h की वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी में डाल दो और वहीं से हाफ mv² इक्वेट करके वैल्यू निकाल लोगे। सिंपल सा केस है, कितनी सेकंड, मतलब 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए था। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एकदम सिंपल सा फंडा, डायग्राम बनाओ, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कब आया था, 2021 में आ चुका है। बताओ, आगे बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। द पॉइंट मास एस एम इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द मास is √7 GR at the lowest point. The tension in the string at the lowest point is
ओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे वेलोसिटी दे दी अंडर रूट ऑफ 7 GR, ठीक है, रूट 7 GR आपने वेलोसिटी दे दी। ओके, अब पूछ रहे हो कि टेंशन बताओ लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। सो इस पॉइंट पे ये T हो गया, ये mg हो गया। सो T माइनस mg शुड बी इक्वल टू हाउ मच, दिस शुड बी इक्वल टू mv² बाय r, और v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर इज रूट 7 GR, so 7 GR ही रख देते हैं। So this will turn out to be 7 GR mv² by r, r से r कैंसिल, 7 mg, so t की वैल्यू आ गई 8 mg के बराबर। समझ आया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है। A body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h as shown in the figure just completes a vertical circle of AB equals to D. The height h is equal to. So यहाँ से एक बॉडी है जो मूव की यहाँ पे पहुंची और उसने जस्ट एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब ये बतानी क्या है हमें, द हाइट h इज इक्वल टू। तो ठीक है यार, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5 GR, राइट। वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर d दिया हुआ है, तो ये d दिया हुआ है, d का आधा r कितना हो जाएगा, d/2, तो इसकी जगह रख दो d/2। सो वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5g d/2, ठीक है। ये सर वेलोसिटी पता कर गई। ओके, उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे mgh और यहाँ हाफ mv² है, सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 2gh अंडर रूट ऑफ 2gh। ये वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी और उस वेलोसिटी को रिलेट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा h और d के बीच में। समझ में आ जाएगा क्या आंसर है, ठीक है। सो देख लो कितने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, समझ में आना चाहिए बस आप लोगों को। और अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया तो सारी चीज़ें इसी में से थी, इसी पूरे रिवीजन में से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। ट्रस्ट में आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो इसके साथ ही हम एंड करते हैं आज के सेशन को। आई सपोज आपको मज़ा आया होगा एंड आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में बताइए एंड हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए चैप्टर रोटेशनल मोशन के साथ, और उसमें से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सबको कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।